स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी ओपिनियन पोल 543 सीटों का जारी है। मैं और राहुल एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं और देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। अब तक हमने आपको कई राज्यों का ओपिनियन पोल दिखाया है और आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स इनसाइट, पोल स्ट्रैट और टीवी9 के सबसे विश्वसनीय गारंटी वाले ओपिनियन पोल में आप भी हमारे साथ जुड़िए। फोन लाइन खुली हुई है, नंबर नोट कर लीजिए। आराम से बोल रहा हूं ताकि आप नोट कर पाए। 0120490993। अगर आपका फोन नहीं लग रहा है तो निराश ना हो, #TV9 ओपिनियन पोल पर भी हमसे जुड़िए और सीट का सवाल पूछिए। एक एक सीट के बारे में आपको बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट इसका जवाब देंगे। और इस बीच एक आपको बड़ी खबर बता दें, टीवी9 के सटीक और भरोसेमंद ओपिनियन पोल जो सामने आ रहे हैं नतीजे, अब तक के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। 403 सीट के सर्वे में एनडीए को 284 सीटें मिली हैं। इंडिया को 403 में से 94 सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए 403 सीटों के सर्वे में ही यहां पर अभी एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, एनडीए को बहुमत मिलती दिख रही है। मैसूर से हमारे एक दर्शक कार्तिक हेगड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो मैसूर का यहां ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। शिव और संदीप आप रेडी रहिए। मैसूर के ओपिनियन पोल से कार्तिक हेगड़े जानना चाहते हैं कि मैसूर का क्या होगा। लेकिन अब क्योंकि एक बहुत अहम राज्य आ रहा है आपके सामने, वेस्ट बंगाल, जो लगातार सुर्खियों में बना है, लगातार वहां पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी ने पिछली बार वहां पर अच्छी खासी सीटें हासिल की थी। इस बार क्या होगा? पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से आपको बताते हैं। और देखिए इस बार के ओपिनियन पोल में बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती दिख रही है। ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी को 26, टीएमसी को 16 और ये दो पार्टियों में 42 सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस को कोई नहीं, लेफ्ट को कोई नहीं, अदर्स को कोई नहीं। पिछली बार 18 से सीधे 26 पर जाती दिख रही है बीजेपी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बंगाल में बीजेपी ने कोशिशें विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त की थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या है ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी को बंगाल में लगभग 29% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को लगभग 7.5% वोट मिल सकते हैं, टीएमसी को 36% वोट मिल सकते हैं और बाकी अन्य को लगभग 5% वोट मिल सकते हैं। यह है पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां अब सबसे बड़ा यहां पर जो सवाल है कि क्या इस बार जो बीजेपी टीएमसी को पीछे छोड़ती जो दिख रही है, यह कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन उससे पहले जरा मैसूर के बारे में बात कर लेते हैं। मैसूर के बारे में शिव आपने क्या देखा? मैसूर में एनडीए को 42.45%, इंडिया को 47.90%। इसमें कांग्रेस ये सीट जीत रही है, बट इसमें जो अनडिसाइडेड फैक्टर है वो 9.65% का है। तो काफ़ी वोटर ऐसे हैं जो अभी तक जिनने मन नहीं बनाया है। तो मैसूर में कांग्रेस आगे? जी ठीक है। तो मैसूर में कार्तिक हेगड़े जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। कांग्रेस फिलहाल हमारे ओपिनियन पोल में आगे दिखती है, लेकिन 42 सीटें, क्योंकि एक एक सीट की हम बात कर रहे हैं, जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं एक एक सीट। ये पश्चिम बंगाल की 42 सीटें। राहुल जी बिल्कुल, देखिए कूच बिहार बीजेपी, मालदा दक्षिण बीजेपी, बैरकपुर बीजेपी, लेकिन जंगीपुर टीएमसी के पास में, कोलकाता दक्षिण टीएमसी के पास में, कोलकाता उत्तर टीएमसी के पास में है, लेकिन दार्जिलिंग जो कि सीट है बीजेपी की वो बीजेपी के पास ही है। मुर्शिदाबाद टीएमसी, बशीरहाट टीएमसी, हावड़ा टीएमसी, घाटल बीजेपी, वर्धमान दुर्गापुर बीजेपी, जयनगर टीएमसी, उलबेरिया टीएमसी, झारग्राम बीजेपी, ये इलाका बीजेपी का ही है। नॉर्थ बंगाल का आता है आसनसोल टीएमसी, उसका गढ़ है वहां पर। बलूरघाट बीजेपी, रानाघाट बीजेपी, इसके अलावा डायमंड हार्बर टीएमसी का इलाका है। बहुत स्वाभाविक है, वो सीटें जहां पर टीएमसी मजबूत स्थिति में वो तो रह रही है, लेकिन बीजेपी ने कई सीटों पर सेंध लगा दी है टीएमसी की। बिल्कुल, बीरभूम, पुरुलिया, हुगली, डायमंड हार्बर, बनगांव, मालदा। देखिए मालदा उत्तर बीजेपी, बनगांव बीजेपी, डायमंड हार्बर के बारे में राहुल जी बता रहे थे आपको टीएमसी, हुगली बीजेपी, पुरुलिया बीजेपी, बीरभूम टीएमसी के पास, बोलपुर टीएमसी, मेदिनीपुर बीजेपी, श्रीरामपुर टीएमसी, मथुरापुर बीजेपी, रानाघाट बीजेपी, बलूरघाट बीजेपी, बहरामपुर यहां पर 12-7 और बहरामपुर दो बड़ी अहम सीटें और दोनों बीजेपी के पास जाते दिख रहे हैं। राहुल जी ये देखिए, ये बहरामपुर जहां से खुद अधीर रंजन और 12-7 जहां संदेश खाली को लेकर इतना सब कुछ हो रहा है, ये दोनों सीटें आप देख सकते हैं। ये बहुत अहम मैसेज यहां पर दिखता है, ये बहुत बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ रही है। हेमंत जी, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और ये कहा जा रहा था कि बंगाल में दीदी ने बड़े स्ट्रांग होकर के अपने आप को, दीदी लगातार बढ़ रही है, ममता बनर्जी बढ़ रही है,
लेकिन यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। राहुल, मैं समझता हूँ कि वोट लोग केंद्र में मोदी जी के लिए कर रहे हैं और बंगाल एक उदाहरण है जहाँ टीएमसी नीचे स्तर पर बहुत मजबूत है। और हमारे सर्वे में जो सवाल किए जाते हैं, जब मैंने देखा तो ढेर सारे सवाल का जवाब ये है, जिनसे पूछा गया वो ये बता रहे हैं कि दीदी तो केंद्र में मंत्री नहीं, दीदी की सरकार तो बन नहीं रही है, वहाँ मोदी जी की सरकार बनेगी, जब हमको यहाँ चुनना होगा तो हम दीदी की सरकार चुनाएंगे, दीदी की सरकार बनाएंगे। अब आप देखिए कि 39% वोट पा रही है वहाँ बीजेपी, 36% वोट पा रही है टीएमसी और 15% वोट अनडिसाइडेड है। ये शायद पहली बार है बंगाल में 15% लोग बता नहीं रहे हैं कि वो किसके पास जाएंगे। और ये जो 15% वोट है, मेरा अनुमान है कि ये राज्य सरकार के डर से जो लोग नहीं बोलते, ये वो लोग हैं जो आखिरकार ये वोट भी ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। अगर बंगाल की ये स्थिति है तो आप ये समझ सकते हैं कि देश में एक हवा बह रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक एक विकल्पहीनता की स्थिति है। दीदी मोदी का विकल्प नहीं है, वही हाल स्टालिन मोदी का विकल्प नहीं है, आप किसी भी अखिलेश यादव मोदी का विकल्प नहीं है। हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं अज्ञे, उनका कहना था जीवन बहुत आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता हमारे पास। तो मुझे लगता है यह चुनाव विकल्पहीनता का चुनाव है। मोदी जी के चेहरे के खिलाफ, मोदी जी के सामने चुनने के लिए किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आपके जो ये नतीजे आ रहे हैं, जो अनुमान आ रहे हैं, वो एक तरफा हैं और लगभग ऐसा लग रहा है कि एक हवा सी चल रही है पूरे देश में एक जैसी। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हैं वहाँ पर भी वो लोग भारत में सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए मोदी जी को वोट कर रहे हैं। और ये चुनाव इस अनुमानों से ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी के व्यक्तित्व का चुनाव है। ये बड़ी टिप्पणी की है सर आपने। और देखिए हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पुष्पेश पंत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है, राजेश जोशी जी भी हैं और TV9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ दो पोल एक्सपर्ट्स भी हैं जो लगातार आपको बता रहे हैं आपकी सीट का अनुमान। रायपुर से हमारे साथ एक दर्शक रायचूर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं और वो रायचूर के बारे में बात करना चाहते हैं। शिव और संदीप, आप रायचूर के बारे में अपना अनुमान निकाल कर रखिए, कर्नाटक की रायचूर सीट पर कौन आगे कौन पीछे। लेकिन जल्दी से अभय दुबे, पश्चिम बंगाल बड़ा उलटफेर होता हुआ, न केवल बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दिख रही हैं, कांग्रेस तो 0 पे आ रही है, आपकी टिप्पणी। गौरव जी, आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अगर ये बताया जाए कि किसकी हवा चल रही है, अगर ये सुर्खियां दे तो उस पर लिख दीजिएगा कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है। हेमंत जी की बात से सहमत, तो मोदी जी का विकल्प कैसे कोई हो सकता है जिन्होंने किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी, किसानों को जीप से रौंद कर मार डाला गया, पीछे से सिर में गोली मार दी, कोई विकल्प नहीं हो सकता। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, कंपनियों पर छापे मारो और चंदा इकट्ठा करो। 7.5% एवरेज इनकम का किसी कंपनी को सिर्फ चंदा देना होता था। आज ऐसी शेयर कंपनियां सामने आ रही जिनकी सुनिए, जिनके शेयर वैल्यू 130 करोड़ रुपए और 410 करोड़ रुपए चंदा दिया उसने। क्या बात करते हैं? मेगा इंजीनियरिंग जिस पर आरोप है। मुझे लगता है कि आप मुद्दे से दाएं बाएं होना शुरू हो गए। जो बात हो रही है, पूरी विनम्रता से अभय जी, मैं पूरी विनम्रता से आपसे बात करना चाहता हूं कि ये चुनाव आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं? आपके सारे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रियंका जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आखिर चुनाव, कांग्रेस पार्टी चुनाव में ये मैसेज क्यों देना चाहती है कि वो कहीं फाइट नहीं करना चाहती, कहीं लड़ना नहीं चाहती? लड़ रहे हैं कौन? क्षेत्रीय ताकतें लड़ रही हैं, क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना था। और मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके सारे बड़े नेता चुनाव से हट क्यों रहे हैं?
एक बार नड्डा जी के लिए भी ये पूछिएगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा नहीं, नड्डा जी तो सोनिया जी भी चुनाव नहीं लड़ रही, मैंने उनका नाम नहीं लिया। सुन लीजिए ना, सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सोनिया जी। सोनिया जी के स्वास्थ्य का कारण है, वो सबको, पूरे देश को पता है। बड़ा प्रश्न क्या है, कौन लड़ रहा है मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ इस बार नेतृत्व कर रहे हैं 15 करोड़ किसान परिवार, जिन किसान परिवारों को समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून मोदी जी नहीं बना रहे। 30 लाख सरकारी जवाब दे दो मोदी जी ने, केंद्र सरकार के 30 लाख। अबे जी, जो सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, अभी मुश्किल से कुछ वक्त बीता है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, ये मुद्दे आप जनता को क्यों नहीं समझा पाते? ये मुद्दे आप टीवी डिबेट में आके तो बता देते हैं, लेकिन वो जनता जिसे मुद्दों को समझा करके हो सकता है आप बीजेपी की सरकार को बदल सकते थे, वो नहीं कर पाते। लेकिन जफर इस्लाम है मेरे साथ में। जफर, बीजेपी ने बहुत, मैं आऊंगा आपके पास में अभय जी, बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोशिश की बंगाल में विधानसभा चुनाव में, अपने को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया था, उसके बावजूद उतनी सीटें नहीं आई। लेकिन इस बार जो स्थिति देखकर लग रही है वो बता रही है कि टीएमसी के लिए परेशानी है और बीजेपी के लिए यहां पर स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही है। फैक्टर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी हैं या संदेश खाली जैसे मुद्दे? नहीं, देखिए, फैक्टर यह है कि वहाँ के लोग त्राही त्राही महसूस कर रहे हैं। जनता जो है परेशान है ममता बनर्जी से, और ये साफ दिख रहा है। अगर आप ज़मीन पे जाइए, बंगाल जाइए, मैं कई बार बंगाल जा चुका हूँ और ज़मीन पे देखता हूँ तो संदेश खाली जैसा बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है वहाँ के सरकार के खिलाफ, और उन्हें जाहिर है एक विकल्प चाहिए, और विकल्प की जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब आप देखिए ना, हम जो है उनकी स्टेट में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसकी बात हम तो उठा पाए, कांग्रेस तो उठा ही नहीं पाई। कांग्रेस को जब पिछले बार स्टेट का इलेक्शन हुआ था तो 0 सीट मिली थी, इस बार भी 0 से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके हर जगह जमानत जब्त होगी, और मैं आपको कह रहा हूँ 26 सीटें आप दिखा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन हमारे अनुमान से उस बार 30 से 32 सीटें कम से कम आएगी। रायचूर का जो उत्तर है वो एनडीए 57.59, इंडिया 36.63 और यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 5.78% है। तो मतलब यहाँ एनडीए या बीजेपी आ गए? बीजेपी आगे है, बीजेपी जीते। ओके, अब संजय शर्मा क्योंकि टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर बीजेपी पीछे छोड़ती हुई ओपिनियन पोल में? आपको मैं ओपिनियन पोल आपने किया है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अपने तरीके से बहुत होशियारी से बहुत देखभाल करके किया होगा, लेकिन यथार्थ के धरातल पर इस ओपिनियन पोल का कोई मूल्यांकन हम कर पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यथार्थ और बंगाल की जमीनी हकीकत कुछ और बात कहती। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं भी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, वो संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे वो कहावत याद आ गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इनके राज्यों में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं के प्रति अत्याचारों की जो स्थिति है, वो पराकाष्ठा पर है, और ये हमसे बात करते हैं। यूपी ले लीजिए, इनके समय में कौन सा राज्य ऐसा बचा है जहां इनके होते हुए महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार नहीं हुआ? ये मणिपुर क्यों भूल जाते हैं? मणिपुर त्राही त्राही कर रही है मानवता और नारी समाज और पूरा देश और पूरी दुनिया। 2 दिन पहले मणिपुर के खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री से जिन मार्मिक शब्दों में मणिपुर में इंटरवेन करने का जिक्र किया है, कोई सही आदमी हो जो संवेदनशीलता के साथ राजनीति करता हो, उसका सीना फटने को आएगा, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रहती और ये हमसे बात करते नहीं। वो लेकिन संदेश खाली, वो कहते हैं संदेश खाली का असर पड़ेगा, संदेश खाली की वजह से उनकी सीटें बढ़ेंगी। संदेश खाली का असर पड़ेगा तो बंगाल की जनता देख लेगी। और आज मैं आपको बताता हूं, आपका सर्वे और इन भाजपा नेता के बड़े बड़े बोल, मैं आपको बताता हूं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा स्पर्श नहीं करेगी। और ये बात करते हैं 25, 26, 30 सीटों की। देखिए जरा इनका वो मणिपुर रो रहा है, हमारी सारी पदक विजेता बेटियां दिल्ली की सड़कों पर राजपथ पर अनशन करने बैठ गई थी और इनसे एक एमपी गिरफ्तार नहीं हुआ। एक एमपी को बचाने में ये पूरा समाज लग गया इनका। और ये हमसे बात करेंगे, बंगाल की जमीनी हकीकत की बात करेंगे। संजय जी, 2021 में इनको बहुत ठीक है, आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अभय दुबे जी, आप पहले तो उस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि संदेश खाली को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया।
हमने हर प्रांत पे जहां पर भी अन्याय महिलाओं के साथ होगा, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मुखरता से खड़े होते हैं। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बरनाक मराक की स्टोरी एक भी बार आपके टेलीविजन ने बताई? संदेश खाली से 1000 गुना विभत्स काम हुआ है। उस बरनाक मगर मराक को मेघालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ टिकट दिया, जिसके 76 महिलाएं। संदेश खाली को छोड़ दे हम। अरे अब बात आप नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर मत सुनिए। अबे जी सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। क्या संदेश खाली पे कांग्रेस का स्टैंड क्या, ये बता दीजिए बस। हम आएंगे मणिपुर पर भी, मैं ये नहीं कह रहा मणिपुर की घटना कोई छोटी घटना मणिपुर नहीं है साहब, मणिपुर नहीं, मेघालय। सुनिए, मैं मेघालय की घटना को भी छोटा नहीं मानता, लेकिन संदेश खाली पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? राहुल जी सुनने का साहस तो रखिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। जितना संदेश खाली विभत्स है। ठीक है अभय जी, क्योंकि देखिए अभय जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उस सीट से जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहतक, वो रोहतक का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। जल्दी से बताइए शिव, रोहतक का क्या आपके पास ओपिनियन पोल में नतीजा या अनुमान दिख रहा है? और उस बीच मैं आऊंगा अभी, इस बीच जफर इस्लाम जी, राहुल जी आप बात करें। जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं खासतौर से टीएमसी से और कांग्रेस से, आपको लग रहा है इश्यूज को वो पकड़ नहीं पा रहे हैं और शायद यही वजह है कि जो जनता की नब्ज होती है वो आपसे छूट जाती है, आप दूर चले जाते हैं? देखिए, एक बात तो बार बार खुद को याद दिलानी होगी, दर्शकों को याद दिलानी होगी, श्रोताओं को याद दिलानी होगी कि ये ओपिनियन पोल्स हैं, ये फाइनल चुनाव के नतीजे नहीं हैं। लेकिन जो रुझान दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने विरोधियों से जिसे कहते हैं कि कई दशक आगे है, मीलों आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी का चेहरा वोट लेने वाला है। एक राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही थी, प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन उस तरह का यहाँ बन रहा है। उसमें 2 लोग होते हैं, जो बाइडेन हैं तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में जो आपका पोल दिखा रहा है कि 39% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये कहीं अनएक्सपेक्टेड है, ये बहुत ज़बरदस्त वो बात है। 26 सीटें दिखा रहा है, 18 से 26 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इंच इंच करके अपनी पैठ बढ़ाई, उसको हम सब ने देखा है। उसके विधानसभा में भी सीटें काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन ये 26 सीटें उसकी आ रही हैं, इस पर कोई मोहर अभी नहीं लगाई जा सकती है। वहाँ ममता बनर्जी को अभी चोट लगी है और उसकी सिंपैथी कितनी होगी इसका हमने कोई आकलन नहीं किया है। और वहाँ उनकी मट्टी से माँ माटी मानुष, उससे जो जुड़ाव है ममता बनर्जी का, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है राहुल, ठीक है राजेश जी, मैं एक बात राजेश की बात बताऊंगा कि पिछले चुनाव में जब आप उस समय ममता बनर्जी के पास समर्थन ज़्यादा था, उनकी सरकार के प्रति इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, संदेश खाली नहीं था, तब भी भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीती थी। हमने 3 महीने पहले जब ये सर्वे की शुरुआत की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से नीचे थी। ये धीरे धीरे आज स्थिति बदली है। और राजेश, मैं तुमको बताऊं कि ये सही है कि ये अनुमान है और ये चुनाव से पहले का पोल है, लेकिन वो बदल जाते हैं। चुनाव आते आते इलेक्शनरिंग होती है और फिर जब प्रत्याशी घोषित होते हैं तो बदलते हैं। लेकिन हमने जो 543 सीटों में सर्वे किया है, उसमें 276 ऐसी सीटें हैं जिसमें एनडीए 50% से 75% वोट लेके आगे है। उसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। 50% वोट से 78% वोट। मेहसाना, खेड़ा और पोरबंदर की सीटें ऐसी हैं जहां 78 और 78 और 79% वोट पाएं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भारी बदलाव होने जा रहा है, अगर देश में कोई बड़ी घटना न घट जाए तो। ठीक है, बिल्कुल। इस बीच रोहतक से हमारे एक दर्शक ने पूछा था, रोहतक का हाल बताइए। शिव, क्या है रोहतक का आपका ओपिनियन पोल? रोहतक में बहुत क्लोज फाइट है। एनडीए यहाँ पे इस समय 44.34% है, इंडिया अलायंस 46.40 है, और यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट जो है वो 9.27% है। तो यहाँ पे इवेंचुअली अनडिसाइडेड वोट जो है वही डिसाइड करेगा, लेकिन अभी के लिए इंडिया अलायंस इस सीट पे आगे है। मतलब इंडिया अलायंस या कहें कांग्रेस इस सीट पर आगे है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अब क्योंकि उसकी बात, उस स्टेट की बात करेंगे, उस केंद्र शासित राज्य की बात करेंगे जिस पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। देखिए दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से आपके सामने सीटें लेकर आते हैं और वोट शेयर लेकर आते हैं। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सीट और जो प्रत्याशी अनाउंस किए उसमें तो बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पर शफलिंग की है, लेकिन बीजेपी उसके बावजूद 7 की 7 सीटें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जीत सकती है दिल्ली में, और दूसरी किसी पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तब जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, उसके बावजूद वोट परसेंटेज आपको बता देते हैं 55% वोट मिल सकते हैं बीजेपी को, लगभग 32.5% वोट मिल सकते हैं आम आदमी पार्टी को और बाकी अन्य को 2.36% वोट मिल सकते हैं। हेमंत जी, बड़ा महत्वपूर्ण दिल्ली है, 6 लोगों के टिकट बदल दिए गए। प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी जैसे लोग जो कि हिंदुत्व का कट्टर चेहरा बनकर सामने आ रहे थे, उनको बैक कर दिया गया, हटा दिया गया। एक तरफ तो हम मान के चल रहे हैं देश में मोदी फैक्टर है और जो खड़ा होगा वो शायद उस हवा में जीत जाएगा, फिर बीजेपी को दिल्ली में इतने चेंजेस क्यों करने पड़े? मुझे लगता है कि बीजेपी ने कुछ एक अतिवाद के खिलाफ स्टैंड लिया है। आप देखिए, प्रवेश वर्मा ने एक बहुत ही सांप्रदायिक बयान दिया था। आपने देखा था पार्लियामेंट के भीतर रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था। आपने ये भी देखा था कि प्रज्ञा ठाकुर ने किस तरह सांप्रदायिक विभाजन के बयान लगातार दिए थे। आपने ये भी देखा कि देश की महिला पहलवानों ने किस ढंग से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन मामलों पर एक स्टैंड लिया है और इन लोगों के टिकट काटे हैं, उसका असर होगा। बड़ी बात है। लेकिन इस बीच मैनपुरी से महेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, मैनपुरी के बारे में जानना चाहते हैं। संदीप जी, आप निकाल कर रखिएगा मैनपुरी का ओपिनियन पोल क्या कहता है। इस बीच पुष्पेश जी से भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। पुष्पेश जी, आपका क्या आकलन है दिल्ली के इन ओपिनियन पोल को लेकर? देखिए, मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि 7 की 7 सीटें तो मुझे भाजपा के खाते में जाती नज़र नहीं आ रही हैं, मगर मुझे लगता ये है कि कम से कम 6 उनके पास आ सकती हैं। उन्होंने जो भी संकेत दिया है, मैं हेमंत जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो ये अतिवादियों को चुप कराना या हाशिए पर डालना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं वो मुसलमान आश्वस्त हों, उनका मत तो शायद भाजपा को वैसे भी नहीं आता, मगर हिंदुओं में भी जिनको कुछ को आपत्ति हो सकती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ तो संयम होना चाहिए वाणी का। तो वाणी का संयम नहीं, एक मानसिकता का भी सवाल है जो दंगे भड़का सकती है। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल उनको हाशिए पर किया गया है। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है वो सिर्फ ये है कि बार बार वंशवाद की बात होती है, मगर बहुत योग्य पात्र हो सकती हैं, मगर वो भी देखने को दिल्ली में मिल रहा है कि मीनाक्षी लेखी अलग हो गई और बांसुरी सामने आ गई। पुष्पेश जी, लेकिन एक सवाल जो आप कह रहे हैं, अगर वाकई बीजेपी अपनी लाइन को चेंज करने की कोशिश कर रही है, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को या प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को हटाने की कोशिश कर दी जाती है, किनारे कर दिया जाता है, क्या 2024 के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी और बीजेपी की पूरी सियासत को 360 डिग्री चेंज करने वाले? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट बात है ना। देखिए, सीधी बात है कि आज इस अतिवाद की ज़रूरत मोदी जी को और भाजपा को नहीं है। जब थी ध्रुवीकरण की तब थी। अब आज जो हवा आप कह रहे हैं, अगर वो आंधी अंधड़ का रूप ले रही है, वंडर का रूप ले रही है, हेमंत जी ने जिस तरह का मतदान बतलाया कुछ इलाकों में, तो उनमें फेरबदल की गुंजाइश है ही नहीं। तो अब संभवतः मोदी जी को ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो भोंपू बने, चित्कार फुत्कार करें और ध्रुवीकरण करें। अब तो शायद ये है कि संयम, वाणी का संयम ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, वो हमको देखने को मिलेगा। और मैं सिर्फ चेहरे की बात नहीं कह रहा हूँ। हेमंत जी ने एक और उल्लेखनीय बात की और टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल में भी जितना प्रतिशत अनिश्चित मतदान है, वो अनिश्चित शायद इसलिए है कि लोग डरे हुए हैं ममता बनर्जी के शासन से। ये बात आप और जगह भी कह सकते हैं कि लोग चुप इसलिए हैं कि लोग भाजपा से, एनडीए की सरकार से डरे हुए हैं, मगर वो बात ऐसी नहीं है। जहाँ उनको एडवांटेज है, जैसा राजेश ने कहा, वो मीलों आगे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे ख्याल में करिश्माई व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सारे आंकड़े झूठ हैं, मगर जो आपको हकीकत नज़र आ रही है, आपको आप कह सकते हैं रोज एक उद्घाटन हो रहा है, मगर कुछ ना कुछ तो आपको प्रगति नज़र आ रही है। नहीं, अगर आप इसको ऐसे देखें राहुल कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ कौन रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है, एक खास बेल्ट में अखिलेश यादव रोक रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव कुछ जगहों पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई ही नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी बंगाल में रास्ता थोड़ा बहुत रोक रही हैं। हरियाणा की भी अभी एक सीट का आपने जिक्र किया और मेरे सर्वे में 2 सीटों पर कांग्रेस क्लोज है। वो दोनों व्यक्तिगत तौर पर दीपेंद्र हुड्डा के असर का नतीजा है। तो मुझे लगता है कि यह जो विकल्पहीनता की स्थिति जो मैंने पहले कहा था कि बीजेपी से लड़ता हुआ ही कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई चेहरा ही नहीं है, ऐसे इसका भी बहुत बड़ा फायदा एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को है।
ठीक है, इस बीच मैनपुरी का हमारे एक दर्शक जानना चाहते थे ओपिनियन पोल, बताइए शिव क्या है मैनपुरी का ओपिनियन पोल? मैनपुरी समाजवादी पार्टी 45.61% वोटें ले रही है और बीजेपी 38.80% ले रही है। ये सीट समाजवादी पार्टी को जा रही है। समाजवादी पार्टी को जा रही है, ठीक है। इस बीच टीएमसी के सांसद शांतनु सेन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शांतनु जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। शांतनु जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? शांतनु जी कौन है? हाँ, सुन रहे, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। ओपिनियन पोल ये कहता है TV9 भारतवर्ष का कि इस बार आपकी सीटें पश्चिम बंगाल में कम हो सकती हैं और बीजेपी अच्छी खासी बढ़त हासिल कर सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संदेश खाली का बहुत असर होगा आने वाले लोकसभा चुनावों में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले ये हमारा स्टैंड है, तृणमूल कांग्रेस ओपिनियन पोल में विश्वास नहीं करता है। तृणमूल कांग्रेस पीपल्स पोल में विश्वास करता है और इसके पहले भी बहुत बार ओपिनियन पोल में हम लोगों ने देखा है। ओपिनियन पोल में जो दिखाया था उसमें कई गुना ज़्यादा हम लोगों को सीट मिला है पिछले कई चुनाव में। और मेरा कहना ये है, जहाँ पर आज का दिन में मोस्ट ऑफ द मीडिया बिका हुआ है, चुनाव का पहले इस तरह का ओपिनियन पोल होने से ये वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन ये बात सच है कि हमारा बंगाल में जो दिखाया जा रहा है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था। 2021 का असेंबली का चुनाव में भी दिखाया था कि तृणमूल कांग्रेस हार रहा है, लेकिन देखा गया तृणमूल कांग्रेस 2016 से भी ज़्यादा सीट लेके यहाँ पर सत्ते में आया। तो अब ये मान के चलिए, तृणमूल कांग्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियन पोल में विश्वास नहीं करता है। सेकेंडली, ओपिनियन पोल झूठा सबूत होगा और यहाँ पर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जय जयकार होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिक्रिया। इस बीच देखिए आगे, पिछले विधानसभा चुनाव में TV9 ने ममता बनर्जी को जीतता हुआ बताया था अपने दोनों ओपिनियन पोल, और वही रिजल्ट आए थे। शांतनु जी, हमने जो पिछला जो विधानसभा चुनाव था पश्चिम बंगाल में, उसमें टीएमसी को ही जीतता हुआ बताया था और रिजल्ट में भी वही कन्वर्ट हुआ। तो आप चाहे ना इस पर भरोसा करें, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने जो कहा वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बताता है कि हम जब जाते हैं तो अच्छे खासे सैंपल के साथ जाते हैं और वो दिखता है धरातल पर। इस बीच नहीं, हम अकेला आपको ओपिनियन का पोल के बारे में नहीं बोल रहा है, हम ओवरऑल बोल रहे हैं, नंबर 1। और तृणमूल कांग्रेस को 2021 में जो 213 सीट हासिल हुआ था, कोई भी ओपिनियन पोल में 213 सीट नहीं दिखाया था। नहीं, लेकिन हमने सबसे बड़ी पार्टी बताया था, हमने बताया था कि आप 176 दिखाया था, 176 दिखाया था। और उससे भी बड़ी बात कि हम यहाँ पर अपने पोल की गारंटी ले रहे हैं सर, जो हमारा सैंपल साइज है 20 लाख का है। 7 सीट्स का फर्क होता है। अच्छा, मेरे साथ एक दर्शक हैं दौसा से, वो दौसा का जानना चाहते हैं हाल। मैं शिव और संदीप, दौसा के बारे में आप निकाल के रखिए, क्या है आपका ओपिनियन पोल, क्योंकि दौसा से दर्शक जानना चाहते हैं वहां पर क्या इस वक्त उनके हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से वहां दिख रहा है। राहुल। अभय दुबे जी, दिल्ली की जो स्थिति है, आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बावजूद 7 की 7 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल ये बता रहा है। आपको लग रहा है आपके लिए मुश्किल होगी, चुनौती होगी कि वो पार्टी जिसने आपके खिलाफ लड़के अपने आप को मजबूत किया, खड़ा किया, आज आप उसी के साथ जब जाएंगे तो वोटर एक अलग माइंडसेट के साथ वोट डालने जाएगा। उसको लगेगा कि ये लोग तो विरोधी थे, दुश्मन थे, फिर एक साथ आ गए क्योंकि बीजेपी को रोकना है। चुनौतियों को अवसर में तब्दील करने के लिए ही इंडिया का गठबंधन दल बना है। देश को बचाने की लड़ाई है। पहले 10 सेकंड में मैं उन बातों का जवाब दे दूं जो बहुत प्रमुखता से यहाँ उठाई गई। प्रधानमंत्री जी ने ही तो क्रम प्रारंभ किया था, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान। तो उनके अनुयायी क्यों नहीं करेंगे सांप्रदायिक उन्माद की बातें? प्रधानमंत्री जी को अब उनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन आवश्यकता किसकी है? अशोक चौहान की है, जिस पर आरोप लगाते थे कि सैनिकों की बेवाओं के मकान बेच खाए जिस आदमी ने। उनको आवश्यकता है सैफुल्ला फारूक, दुर्दांत आतंकवादी, जिसको कश्मीर से टिकट दिया, जो 10 साल जेल काट कर आया, जो पाकिस्तान से 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, उसके बाद टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान का हथियार सप्लायर था, घोषित आतंकवादी, उसको टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो मुखोटा लगाकर रख रही छद्म राष्ट्रवाद का, 2019 का चुनाव इमोटिव इशू पर था। प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, उससे कंपैरिजन मत कीजिए। कोई वेव नहीं है इस प्रकार। हरियाणा में अभी आप देखिए कि 9 साल के मुख्यमंत्री को क्यों हटाया, क्यों जेजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया? उनको पता है हरियाणा में बहुत बदतर स्थिति हो गई। महाराष्ट्र में 3 बाई इन्होंने, आपको तमाम बाकी सारी चीजों पे फिक्र है, आपको बीजेपी के गठबंधन के सहयोगियों पे फिक्र है, अपने गठबंधन में आप जोड़ पाए लोगों को? मेरा सवाल तो आपके गठबंधन से ही था ना।
आम आदमी पार्टी देखिए- जिसने आपको लेकर के आपके खिलाफ आंदोलन खड़ा करके अपनी एक सरकार बनाई, आज जब उसके साथ आप वोट मांगने जाएंगे तो क्या दिल्ली की जनता आपको वोट देगी? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। देखिए नीतीश बाबू ने डीएनए टेस्ट कराया था कुछ दिन पहले नीतीश बाबू के खिलाफ। सुनिए ना, तो ये गठबंधन देश बचाने की लड़ाई है। हाँ, हमने कहा है कि राज्यों के स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धा है उन दलों से, कोई संदेह नहीं। ममता दीदी के लिए भी हमने ये बात कही थी। लेकिन आज जब बड़े कैनवास पर देश बचाने की लड़ाई है तो हर संभव कोशिश, यही बात 2004 में की जाती थी। लेफ्ट की सरकार थी त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में और केरला में, वहां गठबंधन नहीं हुआ था 2004 में, उन्होंने आंध्रा में किया था। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 2004 में यूपी में नहीं हुआ था। लेकिन पोस्टपोल अलायंस भी एक चीज है, 335 सीटों का दल बना था और 10 साल हमने सरकार चलाई। आज बीजेपी इसीलिए ये गठबंधन, ठीक है, ओके, तो ये डेस्पिरेशन इसलिए है कि उनको पता है बहुमत से दूर है वो, ये टेलीविजन का। ठीक है अभय जी, क्योंकि अब हमें महाराष्ट्र की बात करनी है, उससे पहले हम दौसा के जो दर्शक हैं उनके सवाल का जवाब दे दें। बताइए संदीप और शिव, दौसा से जो राम मीणा जी पूछ रहे हैं, क्या है इसका जवाब? कौन होगा दौसा से आगे? दौसा में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी इस इलेक्शन में। एनडीए हमारी तरफ से 45% अभी हमारे पोल में आ रहा है, इंडिया बल्कि कांग्रेस 47.19% है। यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 7.8% है। तो यहाँ लड़ाई बहुत टफ है और फिलहाल कांग्रेस आगे। फिलहाल कांग्रेस आगे, ठीक है। और अब जल्दी से ये भी वही सीट हैं दौसा और जालौर, जो सचिन पायलट के असर की सीट है। जी सर। तो यहाँ पर भी सचिन पायलट का असर है और उसका असर दिखता भी है यहाँ पर। लेकिन इसी बीच एक बड़ी, अब जो सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, जहां पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि बहुत टूट फूट हुई है, बहुत सारे फ्रिक्शंस आए, बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे धड़े बने हैं। वहां महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। 48 सीटों का गणित इस ओपिनियन पोल का क्या है? 20 लाख का सैंपल, सबसे बड़ा सैंपल साइज आज हम लेकर आए हैं। और उसमें जो महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल है वो कहता है अकेले बीजेपी 17, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट दोनों मिलाकर 11 यानी 28 सीटें इधर, इंडिया 20 और अदर्स के पास कुछ भी नहीं। राहुल, अब इसके बाद में जरा वोटिंग परसेंटेज भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज क्या है, किसको कितने वोट मिल सकते हैं? बीजेपी को 42% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। शिवसेना गठबंधन को लगभग 38% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। इंडिया गठबंधन को 38% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं और एनडीए को 42% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। लेकिन अनडिसाइडेड 16% से ज्यादा है। ये भी देखिए यहाँ पर, ये बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर। और यही चीज बंगाल में भी देखने को मिली थी। शिव, एक चीज आपसे जरूर इसमें जानना चाहेंगे, जो अनडिसाइडेड है हमने बंगाल में भी देखा और हम यहां पर भी देख रहे हैं, इसकी वजह क्या? और महाविकास आघाड़ी में अभी पूरी तरीके से गठबंधन हुआ भी नहीं है। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे दोनों साइड से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जो सीट शेयरिंग है वो क्लियर नहीं है। लास्टली जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सेंटिमेंट है वो क्या शिवसेना ठाकरे के पास जा रहा है, शिवसेना शिंदे के पास जा रहा है, या पवार का जो सेंटिमेंट है वो शरद पवार जी के पास जा रहा है या अजीत पवार जी के पास जा रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशल स्टेट है और दोनों साइड यहाँ पे फंसी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सीट शेयर और वोट शेयर को भी देख के। बिल्कुल। और हावड़ा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू दास, वो हावड़ा सीट का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। शिव और संदीप हावड़ा का ओपिनियन पोल निकाल कर रखिएगा। लेकिन महाराष्ट्र पे यहाँ पर जफर इस्लाम बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम, महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है कि शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ये आने के बाद आप यहां पर कुछ ज्यादा सीटें हासिल करते दिख रहे हैं, इसका फायदा होगा आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर है वहाँ पर, जो महाराष्ट्र में बिल्कुल कमज़ोर हो गई कांग्रेस पार्टी। एनसीपी के कंधे पे और शिवसेना के कंधे पे थोड़ा वो आगे बढ़ती थी। अब शिवसेना के जो प्रमुख नेता जो थे, शिवसेना में जो लड़ाई करने वाले जो ज़मीनी नेता थे, सब इधर आ गए। एनसीपी के जो ज़मीनी नेता थे वो इधर आ गए। तो अब जो है बिल्कुल दो फाट है और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और जो एनडीए का गुंबा है बहुत आगे है। हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम 42 सीटें आएंगी 48 में, जो अपना अनुमान है। मुझे मालूम नहीं कि आप कितनी सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अनुमान है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 42 सीटें आएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल के साथ, मतलब एनडीए को 42 सीटें 48 में आएंगी। पिछले बार भी हमारा परफॉर्मेंस ऐसा रहा था, इस बार भी हमारा परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा।
लोग चाहते नहीं थे कि उद्धव ठाकरे के गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी रहे। अब मुझे लगता है कि जनता जो है, जनता का विचार देखिए तो जनता नहीं चाहती थी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना थी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध रहे। आज जनता के अनुकूल सब कुछ हुआ है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इसके लिए हमें आशीर्वाद देगी और 42 सीटें हमें प्राप्त होंगे वहाँ। चलिए, आप 42 के मान रहे हैं, लेकिन हावड़ा को लेकर के मैं आ रहा हूँ आपके पास में। शिव, एक बार हावड़ा का रिजल्ट बता दीजिए, उसके बाद हेमंत सर आपसे मैं एक बात महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को अगर कहीं पसीने बहाने पड़ रहे हैं तो तेलंगाना के बाद वो राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि हमारा सर्वे ये बता रहा है कि सेंटिमेंट्स उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी के साथ जा रहा है। यानी जो टूटा हुआ दल है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का, वो अपनी सीटों में पिछड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से खुद की कैपेसिटी में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पर एनडीए के तौर पर उसकी सीटें कम हो रही हैं। शिव, एक बार हावड़ा का रिजल्ट बता दीजिएगा। मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे टीएमसी जीत रही है, 43% वोट शेयर है उनका हमारे सर्वे में, और यहाँ पे एनडीए 33.81% और जो बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टियां उनकी 11.25%। यहाँ पे भी अनडिसाइडेड वोट करीबन 12% है, लेकिन टीएमसी आगे। जी, टीएमसी आगे है। ओके, अभय दुबे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी अभय जी। देखिए, हेमंत जी की बात से सहमत हूं मैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर का बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती थी, कस्बा पेट का 25 साल बाद जीते। एमएलसी के 5 में से 4 चुनाव महाविकास अघाड़ी जीते। अभी 3 विधानसभा के उपचुनाव होने नहीं दिए इन्होंने, इनको पता था हार जाते। हाई कोर्ट से नई बात बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे करा लिया, और अब वो इसके साथ करा रहे हैं। तो ये डेस्पिरेशन दिखा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी, और मैं तो हतप्रभ हूं आपके इस ओपिनियन पोल को लेकर। जितने आपने पूछे हैं 7 में से 4-5 सीटें तो आप टीएमसी कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए बता रहे हैं। आप कर्नाटका में, हरियाणा में, राजस्थान में, हेमंत जी कह रहे हैं कि वहां दीपेंद्र हुड्डा का या सचिन पायलट का प्रभाव। अरे कांग्रेस के ही नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो शीर्ष नेतृत्व है, तो वहां उनका प्रभाव रहेगा, जैसे मोदी जी का आप महिमा मंडन करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी सारे राजनीतिक दलों को तोड़कर कोशिश कर रही है गठबंधन की। ये दर्शाता है कि ये बहुमत से भी दूर है, और ये लड़ाई सिर्फ टेलीविजन तक सीमित है भाजपा की। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, खासकर बिहार में भी। नीतीश बाबू को साथ लेने पर बीजेपी को नुकसान हुआ है बिहार में। मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। मैं बिहार होकर आया हूं, अभी उड़ीसा के लिए। मैं अभय जी आपकी बात से सहमत हूं कि नीतीश बाबू को लेने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ओवरऑल एनडीए की सीटें बिहार में भी कम होती नजर आ रही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि वो उन 2 नेताओं का असर है, इस वजह से वहां दिखाई दे रही है। बाकी जगह पर कांग्रेस का वैसा प्रदर्शन नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश की मैं बात बताऊं, जहां मैं बैठा हुआ हूं, हम यहाँ पर 6 सीटें ऐसी है विधानसभा में भी, लोकसभा की, खास करके ट्राइबल डोमिनेटेड, जहां पर हमारी जीत हुई है। विधानसभा के एस्पेक्ट्स पर भी देख लें तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बीजेपी से आज भी बहुत नाराज है, जो डिसाइसिव रोल प्ले करती है। किसान भी नाराज है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 10 सीटें मध्य प्रदेश के चुनाव पर अभय जी, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, जो आपने कहा है वो विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए? एक बात। दूसरी बात, आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, पर जरूरी है आप मुझे सहमत न करके जनता को क्यों नहीं सहमत कर पाते? 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें आप जनता को क्यों नहीं अपनी बात बता पाए या समझा पाए? नहीं, देखिए, कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने लिखा था कि मोदी जी का दुखड़ा और मुखड़ा चलने वाला नहीं, उनके नाम के भरोसे मत रहिएगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, खासकर एमपी और छत्तीसगढ़, एकमात्र जो इनकी बहनों के खाते में 1200 रुपए ट्रांसफर करे शिवराज जी ने, और उसका प्रभाव महतारी योजना। अभय जी, जहां बैठे हुए वहां का एक आंकड़ा मैं अभी बता देता हूं आपको। जनवरी से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आप अपने लोगों को बचा क्यों नहीं पा रहे, रोक क्यों नहीं पा रहे? देखिए, सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। आप क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी खुद मूल्यांकन करे इस बात का, किन लोगों को वो ले रही है और कौन लोग छोड़कर जा रहे हैं?
ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी हर प्रांत में कोशिश कर रही राजनीतिक दलों को तोड़ने की दबाव बनाकर, लेकिन जनता के मन में क्या है ये वो जान नहीं पा रहे। मैं सच बता रहा हूं, जमीनी हकीकत भारतीय जनता पार्टी ने जो गुब्बारा बनाया उससे अलग है थोड़ी सी। बिहार महाराष्ट्र में तो इनको नुकसान होगा। उड़ीसा का आखिरी बात कहता हूं, उड़ीसा में गया था भुवनेश्वर, वहां कहते हैं कि बीजेडी का यार और पुराना प्यार मिलकर सरकार चला रहे हैं। अच्छा ठीक है अभय जी इस पर आगे और बात करेंगे, आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जयकिशोर सांगली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो सांगली का ओपिनियन पोल जानना चाह रहे हैं। लेकिन जयकिशोर जी, हम आपको आपके इस सीट का ओपिनियन पोल बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाना पड़ रहा है और ब्रेक पर जाने से पहले बता दें 500 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें 345 पर एनडीए और 130 पे इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। और अब हम आपके सामने बिगर पिक्चर, सबसे बड़ी पिक्चर रखने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तुरंत। गौरव, मुझे लगता है एक बार फिर से बोल देना चाहिए, ब्रेक से इधर उधर जाइएगा बिल्कुल मत। 7 बजे जब हम आने वाले हैं तो आप समझिएगा पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी, किसके पास कितनी सीटें होंगी,